गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 11th क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ये चैप्टर रसायन विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता है। इस चैप्टर में हम रसायन विज्ञान के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका डिस्कस करेंगे, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं उनको हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर एक तरह से आपका रिवीजन करने वाला होगा। जो आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा है उसको हम यहाँ एक तरह से रिवाइज करेंगे इस चैप्टर में। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत सरल लगेंगे, क्योंकि इनको आप पहले पढ़ चुके हैं। और केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें इन सभी बातों को जानना जरूरी है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपके सही तरह से बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगर समझ में आता है तो आगे जब हम केमिस्ट्री के अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें हमें बहुत कम दिक्कत आएगी, वहाँ हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए केमिस्ट्री को समझने के लिए, रसायन विज्ञान को समझने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। बच्चों, रसायन विज्ञान होती क्या है, किसे कहते हैं केमिस्ट्री? किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर के रासायनिक गुण, उसका रासायनिक संगठन कैसा है और एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में किस प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, इन सब को स्टडी किया जाता है किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक है, देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम? पदार्थ के संगठन, पदार्थ की संरचना और रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। यानी पदार्थ की संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है और उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ में किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी केमिकल है, कोई भी पदार्थ है, जैसे हमारे पास ये चौक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इस चौक का पता लगाएंगे हम कि ये चौक जो है इसका रासायनिक संगठन कैसा है, यानी इस चौक में किस प्रकार के तत्व उपस्थित हैं, ये चौक किस प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें किस तत्व के एटम हैं, किस तत्व के परमाणु हैं इस चौक में। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, इसमें कार्बन है या इसमें कैल्शियम है या इसमें नाइट्रोजन है या इसमें फास्फोरस है, कौन से तत्व इस चौक में पाए जाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं तो हम उसको बोलेंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है, और इस चौक को हम दूसरे पदार्थ में कैसे बदल सकते हैं? इस चौक से CO2 गैस बना सकते हैं, नहीं बना सकते, या इस चौक को किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है कहाँ पर? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसी भी पदार्थ का संगठन, उसकी संरचना और उसके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं किसमें? रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में। अब यहाँ बात किसकी आई? पदार्थ की। तो अब हम बात करेंगे पदार्थ, मैटर क्या होता है। देखो,
पदार्थ, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य, ये ध्यान रखना, द्रव्य जिसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है? देखो, हमारे चारों ओर ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, वही क्या है? पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा बोलें तो क्या बोलेंगे? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे ये चौक, चौक क्या है? पदार्थ है। क्यों? चौक स्थान घेरता है। ठीक है, चौक क्या घेरता है? स्थान घेरता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान का मतलब इसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है। तो कोई भी वस्तु आपके जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, वो सब पदार्थ है। आपके पास किताब रखी हुई है, स्थान घेर रही है, वो पदार्थ है। आपके पास पेन है, स्थान घेर रहा है, पदार्थ है। कॉपी है, ठीक है, आप खुद भी एक पदार्थ ही हैं, क्योंकि आप भी स्थान घेर रहे हैं, आपका भी द्रव्यमान होता है। पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, जो भी वस्तु हमें चारों तरफ दिखाई दे रही है, गैस है, ये सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर गैस कैसे स्थान घेरती है? गैस का द्रव्यमान कैसे होता है? गैस तो हमें दिखाई नहीं दे रही। देखो, यहाँ हमारे चारों तरफ भी वायु है, गैस है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन स्थान घेरती है गैस भी। गैस का भी भार होता है, द्रव्यमान। जैसे हम गुब्बारे के अंदर हवा भरें तो गुब्बारे के अंदर गैस भर जाएगी तो गुब्बारा फूल जाएगा। क्यों फूला गुब्बारा? क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरी गई है, उसने क्या घेरा? स्थान। ठीक है, तभी तो गुब्बारा क्या हुआ? फूल गया। ठीक, देखिए, जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी न तो हम उसको बना सकते हैं, और न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी उसको समाप्त भी नहीं कर सकते। हम केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है, क्या हम नया पदार्थ ला सकते हैं? जैसे जादू किया, नया पदार्थ आ गया? नहीं आ सकता। या हमारे पास ये चौक है, इसको गायब कर दिया, हो सकता है क्या? आप कहोगे सर चौक से लिखोगे तो गायब हो ही जाएगा। चौक से लिखेंगे तो चौक गायब नहीं हो रहा है। चौक किस में कन्वर्ट हो रहा है? पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, चूर्ण, बारीक चूर्ण बदल जाएगा जो यहाँ पर फैल जाएगा। खत्म थोड़ी हुआ है। तो किसी भी पदार्थ को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। चौक का रूप बदल सकता है, चौक गायब हो जाएगा, लेकिन कब? जब हम लिखते जाएंगे चौक घिस जाएगा और ये पाउडर बन करके नीचे गिर जाएगा, यानी इसका रूप बदल गया। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी पदार्थ को बना भी नहीं सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते, केवल उसका रूप बदल सकते हैं। इस यूनिवर्स में, इस प्रकृति में पदार्थ की मात्रा निश्चित है। पदार्थ की मात्रा क्या है? निश्चित है। ठीक है, ये न तो बढ़ती है, न ही ये घटती है। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाखों साल पहले भी पदार्थ इतना ही था पृथ्वी पर, और अभी भी इतना ही है, और आगे भी इतना ही रहेगा। इसमें न तो वृद्धि होगी, न ही कमी होगी, केवल रूप बदल सकते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लड्डू खाते हैं, लड्डू के एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। लड्डू, बेसन के लड्डू खाए ना हमने, तो बेसन के लड्डू क्या, कहाँ से बने हैं? आप कहेंगे सर बेसन से बने। बेसन के लड्डू तो किससे बने? बेसन से बने। और बेसन कहाँ से आया? दाल से आया। और दाल कहाँ से आई? चने से आई। चना कहाँ से आया? पौधों से आया। समझ गए?
तो रूप बदल रहा है, चना बदला किसमें, दाल में, दाल बदली किसमें, बेसन में, बेसन बदला किसमें, लड्डू में। तो यहाँ क्या हो रहा है, रूप बदल रहा है। ठीक है, यानी पदार्थ क्या नष्ट हो रहा है, क्या पदार्थ को उत्पन्न किया जा रहा है। समझ गए, समझ में आ गई ना बात सबको। तो पदार्थ का रूप बदल सकता है, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, उसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते। अब आगे इसका वर्गीकरण देखें। तो पदार्थ जो है इसका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। ये बहुत सरल चीज़ें हैं, आपने पहले क्लासेस में इनको पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा होगा शायद आपने इसको। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। एक तो किया जाता है भौतिक वर्गीकरण, और एक किया जाता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं पहले हम। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक पदार्थ 3 अवस्थाओं में रह सकता है, किसके आधार पर, भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होगी, कौन कौन सी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, वैसे हम देखें तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं ही होती हैं। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था और एक होती है बोस-आइंस्टीन अवस्था। प्लाज्मा अवस्था तो पाई जाती है सूरज पर, तारों पर। कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था। और बोस-आइंस्टीन अवस्था पाई जाती है जब ताप बहुत कम कर देंगे, कम ताप पर पदार्थ कौन सी अवस्था में पाया जाता है, बोस-आइंस्टीन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक, ठोस, द्रव और गैस अवस्था की बात करें। देखो, ठोस अवस्था में अवयवी कण निकटतम दूरी पर रहते हैं। जिन कणों से मिलकर के ठोस का निर्माण होता है वो कण एक दूसरे से निकटतम दूरी पर रहते हैं, यानी पास पास रहते हैं। इस तरह ये अवयवी कण हैं, तो ये जितना पास हो सकते हैं उतने पास पास रहते हैं, किसमें, ठोस में। ठीक है, और ठोस अवस्था में इन अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो भी अधिकतम होता है। आकर्षण बल क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, जबकि द्रव में अवयवी कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं। जैसे अवयवी कण थोड़ा दूर रहेगा तो इस तरह दूर दूर रहते हैं, किसके अंदर, द्रव के अंदर। कौन, अवयवी कण। यानी यहाँ पर जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, दुर्बल आकर्षण होता है। यहाँ पर ठोस की अपेक्षा जो आकर्षण बल होगा वो दुर्बल होगा। और गैस की बात करें तो गैस में अवयवी कण बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, इस तरह बिल्कुल दूर दूर रहते हैं,
और यहाँ जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है। आकर्षण बल कैसे होता है? नगण्य, यानी बहुत ही कम या नहीं होता। अवयवी कणों के बीच आकर्षण ज़्यादा होता है इसलिए वो पास पास रहते हैं एक दूसरे के। यहाँ आकर्षण बल बहुत कम होता है इसलिए दूर दूर हो जाते हैं, और यह आकर्षण बल नगण्य होता है इसलिए बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। ठीक है, कोई भी ठोस है, जैसे ये चौक है, इसका आकार निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है। ठीक है, आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते किसी ठोस की बात करें तो। अब हम लेकिन द्रव की बात करें तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, कैसे? जैसे द्रव को हम जिस पात्र में रखेंगे द्रव उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। कर लेगा नहीं कर लेगा? अगर द्रव को हम बोतल में भरें, पानी को बोतल में भरें, तो बोतल के जैसा आकार हो जाएगा पानी का। ठीक है, पानी को दूसरे प्रकार के किसी बर्तन में भरें तो उसके जैसा ही आकार हो जाएगा पानी का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई भी द्रव है वो वैसा ही आकार ग्रहण करता है जैसा बर्तन होता है। लेकिन ठोस, इस चौक को हम कहीं पर भी रख दें, इसका आकार ऐसा ही रहेगा। बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। लेकिन द्रव अपना आकार बदल लेता है। लेकिन आयतन द्रव का भी निश्चित है। 1 लीटर द्रव है, 1 लीटर पानी है, तो उस पानी को 2 लीटर के बर्तन में भी भरेंगे तो पानी का आयतन 1 लीटर ही रहेगा। 5 लीटर के बर्तन में भी भरेंगे तो पानी का आयतन जितना है उतना ही रहेगा। समझ में आ गई बात? बर्तन बदलने पर क्या आयतन बदलता है? नहीं बदलता है। केवल क्या बदलता है? आकार बदलता है। ठीक, तो द्रव का आकार तो क्या है? अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या है? निश्चित। गैस की बात करें तो गैस का आकार भी अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है। गैस को जिस पात्र में भरेंगे गैस उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। दूसरी बात, गैस को जितने बड़े पात्र में भरेंगे उतना ही गैस का आयतन भी हो जाता है। जैसे गैस को हम 1 लीटर के पात्र में भर रहे हैं तो गैस का आयतन 1 लीटर होगा। उसी गैस को अगर हम 2 लीटर के पात्र में भर देंगे तो गैस का आयतन भी 2 लीटर हो जाएगा, गैस के अणु फैल जाएंगे। उसी गैस को अगर 5 लीटर के बर्तन में भर देंगे तो गैस का आयतन भी 5 लीटर हो जाएगा, गैस के अणु फैल जाएंगे पूरे पात्र के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गैस का आकार और आयतन दोनों क्या हैं? अनिश्चित हैं। ठीक, तीसरी बात करते हैं, ठोस कठोर भी होते हैं और दृढ़ भी होते हैं। ठोस कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, लेकिन गैस और द्रव जो हैं वो कठोर नहीं होते। ठोस की ऊर्जा कम होती है। ठोस अवस्था में पदार्थ की ऊर्जा बहुत कम होती है। सबसे कम ऊर्जा होती है पदार्थ की कब? ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था में पदार्थ की ऊर्जा ठोस की तुलना में अधिक होती है, और गैसीय अवस्था में पदार्थ की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक, कौन सी अवस्था में सर्वाधिक होती है? गैसीय अवस्था में। और सबसे कम कौन सी में होती है? ठोस अवस्था। अगर ताप और दाब में परिवर्तन किया जाए तो ठोस के आयतन पर बहुत कम प्रभाव होता है, या नेग्लिजिबल प्रभाव होता है, नगण्य प्रभाव होता है ताप और दाब में परिवर्तन का। ठीक है, ताप को बढ़ा दें या दाब को बढ़ा दें, ताप को कम कर दें या दाब को कम कर दें, तो ठोस के आयतन पर प्रभाव नहीं पड़ता है या बहुत कम प्रभाव पड़ता है। द्रव के आयतन पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम। और गैस के आयतन पर ताप और दाब का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। कैसे? जैसे किसी पात्र के अंदर अगर हम गैस भर लें, जैसे मान लीजिए ये गैस के ही अणु हैं और इनको हमने इस पात्र में भरा हुआ है। अब क्या करते हैं? इस पर दाब डालते हैं, ऊपर से क्या करते हैं? इस पर दाब डालते हैं। तो दाब डालने पर क्या होगा?
इसको दबाएंगे, दबाएंगे तो ये गैस के अणु क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे ना, पास पास। और पास पास आ जाएंगे तो आयतन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब दाब को कम कर देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। इसी तरह ताप को बढ़ा देते हैं, ताप में वृद्धि करेंगे तो गैस के अणु दूर दूर भगेंगे। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी ताप बढ़ाने पर, गैस के अणु दूर दूर जाएंगे तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। तो गैस का आयतन ताप और दाब से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक, तो ये हो गई गैस, ठोस और द्रव क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखेंगे, ठोस में अवयवीकरण निकटतम दूरी पर रहते हैं, आकर्षण बल अधिकतम होता है। गैस में द्रव में अवयवीकरण ठोस की तुलना में दूर दूर रहते हैं, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा दुर्बल होता है। और गैस में अवयवीकरण बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस और ठोस की बात करें तो ठोस का जो आकार आयतन दोनों निश्चित हैं, द्रव का आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। और गैस का आयतन आकार दोनों ही अनिश्चित है। ठोस की ऊर्जा सबसे कम होती है, पदार्थ की ऊर्जा ठोस अवस्था में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में उससे ज़्यादा होती है, गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। तो भौतिक वर्गीकरण हो गया किसका, पदार्थ का। ठीक, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब देखेंगे हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण देखें हम पदार्थ का, तो इस आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर, और एक होता है मिश्रण यानी मिक्सचर। ठीक है, एक तो प्योर पदार्थ होता है और एक क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब प्योर पदार्थ के भी दो प्रकार हैं। एक तो होता है तत्व यानी एलिमेंट, और एक होता है यौगिक, यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है, और मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है समांगी मिश्रण, और एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और विसमांगी मिश्रण को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो रासायनिक वर्गीकरण हो गया पदार्थ का। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध का मतलब तो जानते हैं हम, प्योर, शुद्ध देसी घी। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसे भौतिक विधियों के द्वारा, भौतिक प्रक्रम के द्वारा दूसरे पदार्थ में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। जिसे भौतिक प्रक्रम के द्वारा दूसरे पदार्थ में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, वो कौन सा होता है? शुद्ध पदार्थ। भौतिक विधि द्वारा दूसरे पदार्थ में रूपांतरित नहीं कर सकते, दूसरे पदार्थ में रूपांतरित नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन शुद्ध पदार्थ। या हम कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है, एक निश्चित संगठन में पाया जाता है। कोई भी शुद्ध पदार्थ है उसको भौतिक विधि का मतलब उसको गर्म करके या उसको ठंडा करके हम दूसरे पदार्थ में नहीं बदल सकते, तो वो होता है शुद्ध पदार्थ।
अब शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, एक तो तत्व और एक यौगिक। तत्व से क्या मतलब है? तत्व एलिमेंट। तत्व से क्या मतलब है? यहाँ पर ऐसा पदार्थ जो समान यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। यह एक प्रकार के परमाणुओं से बनता है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के बनाते हैं किसको? तत्व को। आपको तो ये ध्यान रखना है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ जो भी पदार्थ है वो क्या है? तत्व है, एलिमेंट। अब ये सभी तत्व हैं कौन कौन? सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, ये सब क्या है तत्व? जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, ओरम है, कॉपर है। ठीक है, ये सब क्या है? तत्व हैं। चांदी है, ये सब तत्व हैं। जैसे हम आयरन की बात करें, हमारे पास आयरन की प्लेट है, तो आयरन की प्लेट का मतलब क्या है? उसमें बहुत सारे आयरन के एटम हैं, जैसे Fe, आयरन की प्लेट में बहुत सारे आयरन के Fe के परमाणु होंगे, यानी सारे परमाणु Fe के होंगे, एक जैसे ही परमाणु है, इसका मतलब क्या है? तत्व। सिंपल सी बात है, एक ही प्रकार के यानी समान प्रकार के परमाणु से बनता है तो वो तत्व है। जैसे एल्यूमिनियम की प्लेट है हमारे पास, तो एल्यूमिनियम की प्लेट का मतलब उसमें सारे के सारे परमाणु किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं। ओरम की सोने की प्लेट अपने पास, सोना है, सोने का मतलब उसमें जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे किसके हैं? सोने के। सभी परमाणु किसके? सोने के। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन गैस, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है? तत्व है। सब क्या है? तत्व है। लेकिन हाइड्रोजन के दो परमाणु साथ रहते हैं तो ये H2 के रूप में रहता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में रहता है, ब्रोमीन आयोडीन, ये सब इनके दो दो परमाणु एक साथ रहते हैं, तो ये सब भी क्या है? तत्व है ही। क्या है? ये तत्व है। जैसे हाइड्रोजन इस पात्र के अंदर भरा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इस तरह सारे एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, लेकिन ये परमाणु ग्रुप में रहते हैं। दो H परमाणु एक साथ रहते हैं, 2H एक साथ रहते हैं, 2H, तो हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है। इसी तरह क्लोरीन गैस के अंदर सारे क्लोरीन के ही परमाणु हैं, लेकिन दो परमाणु साथ साथ रहते हैं, इसलिए उसको अपन Cl2 लिखते हैं। इसी तरह ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन गैस का मतलब उसमें सारे परमाणु ब्रोमीन के ही हैं, लेकिन वहाँ दो परमाणु एक साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, Br2 के रूप में रहते हैं। आयोडीन में दो आयोडीन के परमाणु एक साथ रहते हैं, तो बहुत सारे आयोडीन के परमाणु होते हैं, लेकिन दो दो के ग्रुप में रहते हैं वो, जैसे यहाँ पर। ठीक, तो समझ में आ गया? तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनने वाला पदार्थ क्या है? तत्व। तो ये सब तत्व हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, ओरम, CuAg, हाइड्रोजन H2, Cl2, Br2, I2, O2, N2, है ना, फास्फोरस, सल्फर, ये सब तत्व। आवर्त सारणी के अंदर कितने तत्व हैं? देखो, हमने NCERT की बात करें तो NCERT के अकॉर्डिंग 115 तत्वों का पता चल चुका है। कितने तत्व हैं? 115 तत्व, जिसमें 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक, और शेष तत्व ऐसे हैं जिनको मानव द्वारा निर्मित किया गया है। पता है ना मैं? तो आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व हैं। आवर्त सारणी पढ़ेंगे आगे हम, तो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। बहुत सारे का मतलब मैंने बताया NCERT का अकॉर्डिंग कितने तत्व हैं? 115 तत्व हैं। ठीक है, और तत्वों को हम अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनके द्वारा ही व्यक्त करते हैं। जैसे ये अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं हम तत्वों को, पता है ना सबको? ठीक है, ये सब तत्व हैं। अब तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों को भी गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन?
एक तो होते हैं धातु मेटल, एक होते हैं अधातु नॉन मेटल, और एक होते हैं उपधातु मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। पढ़ा है ना आपने, धातु, अधातु, उपधातु। धातु कौन कौन है? जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, जैसे सोना Ag, Pt, Fe, कॉपर, ये सब क्या है? धातु। अधातु कौन कौन है? अधातु देखो, अधातु कौन कौन है? कार्बन क्या है? अधातु। बोरोन क्या है? अधातु। आयोडीन क्या है? अधातु। सेलेनियम क्या है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। फास्फोरस क्या है? अधातु। ब्रोमीन क्या है? अधातु। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? अधातु होती है। उपधातु कौन कौन है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जर्मेनियम, टेलुरियम, ये सब क्या है? अधातु है, सॉरी उपधातु। ये सब क्या है? उपधातु। देखो होती क्या है धातु? धातु क्या होती है? ठोस। ठोस ही रहेंगी धातु, ध्यान रखना। लेकिन अधातु ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं, गैस भी होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, कार्बन है, बोरोन है, आयोडीन है, सेलेनियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब कौन है? ठोस अवस्था में। ये सारे कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। ब्रोमीन कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ब्रोमीन एकमात्र ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसके अलावा बाकी जो अधातु होती हैं सब गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि उपधातु, ये उपधातु है जो ठोस अवस्था में। ठीक है, धातु में भी मरकरी जो होता है ना, मरकरी का मतलब पारा, ये भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, धातुएं सारी ठोस है लेकिन पारा द्रव अवस्था में। इसी तरह अधातु में ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुओं में धात्विक चमक होती है। धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं, ऊष्मा की भी चालक होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय तन्य होती हैं। आघातवर्धनीय का मतलब इसको चोट मारते हैं तो चादर बनाई जा सकती है इनसे। आघातवर्धनीय होती है, तन्य होती है, यानी इनसे चादर भी बनाई जा सकती है और इनसे तार भी बनाए जा सकते हैं। अधातु के गुण धातु से अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं। नाम में अधातु, यानी ये ठोस भी होते हैं, द्रव भी होती हैं, गैस भी होती है। ये विद्युत की अचालक होती है। इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है, बाकी अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं? अचालक होती हैं। और अधातु जो होती हैं ये न तो आघातवर्धनीय होती, न ही तन्य होती, न तो इनसे चादर बनाई जा सकती है, न ही इनसे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उपधातुओं के जो गुण हैं वो धातु और अधातु के समान होते हैं, यानी कुछ गुण इसमें धातु के होते हैं, कुछ गुण अधातु के होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं उपधातु। दोनों के बीच की होती हैं कौन? उपधातुएं। समझ में आ गई बात? तो तत्व जो हैं वो 3 तरह के हो गए, धातु, अधातु, उपधातु। हम आगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सभी तत्वों का बात करेंगे वहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे, धातु, अधातु, उपधातु के रूप में पाए जाते हैं तत्व। अब बात करेंगे हम किसकी? यौगिक की। यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी शुद्ध अवस्था में शुद्ध पदार्थ होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु के रासायनिक संयोग से बनते हैं कौन? यौगिक। 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
दो प्रकार के तत्व हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक। तो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व के जो परमाणु हैं उनका रासायनिक संयोग होता है तो बनता है यौगिक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बोलें तो दो या दो से अधिक प्रकार के दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के रासायनिक संयोग से बनते हैं कौन, कंपाउंड, जैसे CO2। और इसमें तत्वों का जो भार होता है ना वो एक निश्चित अनुपात में होता है। तत्वों के भारों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक तो हाइड्रोजन तत्व है, इसमें एक ऑक्सीजन तत्व, तो ये बन गया H2O। तो ये क्या है, यौगिक। देखो तत्व और यौगिक में क्या डिफरेंस है। तत्व तो मैंने बताया क्या, एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु मिलकर के बनाते हैं यौगिक। अब देखो यौगिक जो है इसके गुण इसके तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं H2O, तो H2O के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग होते हैं। H2O देखो, हाइड्रोजन जो है ना वो ज्वलनशील गैस है, पता है ना, हाइड्रोजन जलती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कोई भी पदार्थ। लेकिन जल में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण हैं, जल तो आग बुझाने का काम करता है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, जलती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, लेकिन H2O तो आग बुझाती है। तो H2O के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अलग है, यानी किसी भी यौगिक के गुण उसमें उपस्थित तत्वों के गुणों के समान नहीं होते हैं। और यहाँ इनका जो भारों का जो अनुपात है वो भी क्या होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, इसमें 1:8, जो निश्चित है, ये ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात। तो यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु का रासायनिक संयोग होने से बनते हैं यौगिक। यौगिक के गुण उसमें उपस्थित तत्वों के गुणों के समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, और यौगिक में तत्वों के भार का जो अनुपात है वो भी निश्चित रहता है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हम मिश्रण। किसकी बात करते हैं, मिश्रण। मिश्रण, मिक्सचर, तो समझ में आ गया होगा मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें, दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोग होने पर बनता है मिक्सचर। दो पदार्थों को मिला दें तो मिक्सचर बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। ठीक है। अब मिक्सचर भी दो तरह का होता है, एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विसमांगी मिश्रण होता है। समांगी यानी होमोजीनियस और विसमांगी यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। समांगी के नाम से ही पता चल रहा है, समांगी मिश्रण यानी ऐसा मिश्रण, इस मिश्रण के सभी भागों के जो गुण हैं वो समान रहते हैं। इस मिश्रण के सभी भागों के गुण क्या रहते हैं, समान। सभी भागों के गुण समान रहते हैं। इस मिश्रण के सभी भागों के गुण समान होते हैं, यानी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। जैसे पानी के अंदर हम क्या घोल देते हैं, चीनी घोल देते हैं। पानी के अंदर चीनी घोल देते हैं। अगर हम उस चीनी को नहीं हिलाएंगे और उस पानी को पिएंगे तो ऊपर से पानी फीका होगा, नीचे की तरफ से पानी मीठा होगा। तो वहाँ सभी भागों के गुण समान नहीं है। लेकिन इसको ढंग से घोल देंगे हम तो फिर पानी के गुण क्या हो जाएंगे, समान। पानी को ऊपर से पिएंगे तो भी उतना ही मीठा रहेगा, नीचे से पिएंगे तो भी उतना ही मीठा रहेगा। अब कैसा बन गया वो, समांगी मिश्रण बन गया।
ठीक है, तो सभी भागों के गुण समान है तो समांगी, नाम से आ रहा है समांगी, यानी सभी भागों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं समांगी मिश्रण के अंदर। ठीक है, पानी में नमक घोल दें तो बन जाएगा समांगी मिश्रण, पानी में चीनी घोल दें तो बन जाएगा समांगी मिश्रण। एक होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी नाम से तो विसमांगी, ऐसा मिश्रण जिसके सभी भागों के गुण समान नहीं होते, सभी भागों के गुण समान नहीं होते तो उसको बोलेंगे कौन सा मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे सैंड, मिट्टी ले ले और मिट्टी के अंदर नमक घोल दें तो कैसा मिश्रण होगा, विसमांगी। हमें अलग अलग पता चल जाएगा कि ये मिट्टी है, ये नमक है। देखो समांगी मिश्रण में क्या है कि अगर हमने किसी पदार्थ को घोल दिया है तो हमें पता नहीं लगेगा बाहर से देखने पर कि उसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ घुला हुआ है। जैसे पानी के अंदर हमने चीनी घोल दी, पानी के अंदर नमक घोल दिया, तो पानी को बाहर से देख करके हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर चीनी घुली हुई है या इसमें नमक घुला हुआ है। बता सकते हैं क्या देख करके, नहीं बता सकते, चख करके जरूर बता सकते हैं कि इसमें क्या घुला हुआ है। तो देखने से हमें नहीं पता चलता, वो एक जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन विसमांगी मिश्रण को देख करके भी बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ घुले हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे मिट्टी के अंदर हमने नमक घोल दिया, ठीक, पानी के अंदर मिट्टी घोल दी, तो वो कौन सा मिश्रण होगा, विसमांगी मिश्रण। हम उसको देख करके ही बता देंगे कि इसमें क्या घुला हुआ है। ठीक है, तो ये होते हैं समांगी और विसमांगी मिश्रण। देखो ये हमारा 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर था, पहले पार्ट का पहला लेक्चर। आपको वीडियो जो भी भेजे जाएं उनको रेगुलर देखना है, नियमित रूप से देखना है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। देखो बच्चों, अब आप 11th क्लास में हो गए, 10th क्लास से, तो आपको थोड़ा सीरियस होना है पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई को अगर सीरियस होकर के करेंगे तो ये चीज़ें बहुत काम में आएंगी। ठीक है, तो रेगुलर पढ़ना है, नियमित पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, पढ़ते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।